नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। जेन जी वाली उम्र में नीतीश कुमार बतौर छात्र बिहार की राजनीति में जेपी आंदोलन के समय सक्रिय हुए। सियासी राह इन्हें रास आई। समय के साथ विपक्ष से सत्ता पक्ष का सफर तय किया। एक लंबी और प्रभावशाली सियासी पारी के पश्चात उम्र के उत्तरार्ध में सत्ता से संन्यास लेकर सिर्फ एक सांसद के तौर पर संगठन को धार और विस्तार देने में लगे हैं। इन 50 सालों में नीतीश कुमार एक नाम नहीं, राजनीति के ब्रांड बन गए और हर ब्रांड की होती है ब्रांड वैल्यू। नीतीश की ब्रांड वैल्यू बिहार में इतनी है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इनके काम पर, इनके नाम पर चुनाव लड़ती है और इन्हीं की सहमति से सत्ता का संचालन करने के लिए सम्राट चौधरी को सुअवसर मिलता है। इतना ही नहीं, सत्ता से हटने के बाद सालों तक संघर्ष करते हुए नीतीश से मुकाबला करते करते कमजोर हो चुके दलों को भी नीतीश कुमार का साथ मिलते ही सत्ता का स्वाद मिल जाता है। यह है नीतीश कुमार की ब्रांड वैल्यू। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार लार्जर देन लाइफ वाला रुतबा रखते हैं। उनका व्यक्तित्व उस बरगद की तरह है जिसकी छांव में सबको पनाह मिलती है। ऐसे में हर सियासी ऐरा गैरा नत्थु खैरा से लेकर सूरवीर तीसमार खां या कोई अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति उनकी सियासी विरासत का वारिस बनने को इच्छुक दिखता है। फिलहाल तो उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की विरासत पर दावेदारी पेश की है। ऐसे में हम भी समझने का प्रयास करेंगे कि उन्हें नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद 2 बार मौका देकर खुद से दूर किया, वो उनकी विरासत के वारिस बनने को क्यों मचल रहे हैं। पहले उन्हें सुनिए। फुर्सत ले ली है। जब तक फुर्सत उन्होंने नहीं ली थी, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी, बहुत बेहतर सेवा दी। खुद ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की, अब फुर्सत ले ली है। और फुर्सत लेने के बाद फिर से एक बार एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है, वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए। तो आखिर नीतीश कुमार की किस विरासत पर हो रही है दावेदारी और उपेंद्र कुशवाहा की क्या है तैयारी? सवाल तो पूछेंगे, सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दें। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए फजल इमाम मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं। जेडीयू की ओर से कृष्ण पटेल जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो रमाकांत जी, आपसे हम समझने का प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार का नाम ही काफ़ी है बिहार की सियासत में एक बहुत प्रभावशाली स्थिति में आने के लिए। उनके साथ जिन नेताओं ने संघर्ष करते हुए अपने अपने बाल सफ़ेद किए हैं, तकरीबन हर व्यक्ति का, अगली पीढ़ी का विरासत संभालने वाला एक व्यक्ति बिहार की सियासत में सक्रिय हो चुका है। नीतीश कुमार की भी अगली पीढ़ी के विरासत को संभालने वाले व्यक्ति सक्रिय हैं सियासत में, लेकिन वो उतने प्रभावशाली दिखते नहीं हैं फिलहाल, जैसे और दूसरे नेताओं के विरासत संभालने वाले युवा चेहरे नजर आते हैं। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा एक मौका तलाश रहे हैं नीतीश कुमार के नाम को फिर से अपने साथ जोड़कर? उपेंद्र कुशवाहा जी क्या चाहते हैं ये तो वो जाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। वो जिस जमात की बात करते हैं कि जमात ऐसा मैंने ये चाहता है कि भाई वो नीतीश जी की विरासत संभाल लें, वो कौन सा जमात है वो उसके बारे में उपेंद्र कुशवाहा जी ही ज़्यादा जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहस ही बेमानी है, क्योंकि आप जब कह रहे हैं कि नीतीश जी एक तरह से नेपथ्य में चले गए हैं और दूसरी ओर नीतीश जी यात्रा पर निकल रहे हैं और पूरे बिहार की यात्रा करेंगे अक्टूबर में, तो वो सक्रिय हैं, वो निष्क्रिय कहाँ हुए हैं जो विरासत सौंपने की बात आई। और अगर विरासत की बात की कर ही लें हम अगर, तो नीतीश जी ने तो एक तरह से निशांत कुमार जी को आगे कर दिया है। उन्होंने तो सौंप दिया कि ये मेरे विरासत संभालेंगे। और रही बात जदयू में कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि निशांत कुमार ही विरासत संभालें। तो इस खास घड़ी में अगर उपेंद्र कुशवाहा जी मानस पुत्र बनना चाहते हैं
तो कई मानस पुत्र हैं जदयू में जो अभी लगातार नीतीश कुमार जी से जुड़े हुए हैं। और जहां तक जदयू का सवाल है, उन लोगों ने भी मान लिया है कि निशांत कुमार ही हमारे नीतीश कुमार की विरासत को संभालने के लिए काफ़ी हैं और वो संभालेंगे। इसलिए इस बहस को तो कहीं से शुरुआत हो ही नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी की राजनीति की एक खासियत है कि वो नीतीश कुमार जी के साथ में रह रहे हैं तो विकास की चिंता करें, वो बिहार की बात करें, लेकिन वो अपने धरातल पर वो नीतीश कुमार जी की विरासत की बात इसलिए भी न सोचें। अपने संगठन की, अपने साथ मौजूद लोगों के विकास की भी बात अगर वो सोच रहे हैं तो सियासत में अति महत्वाकांक्षा कोई वर्जित चीज नहीं है। हम कृष्णा पटेल जी से जान लेते हैं। कृष्ण पटेल जी, क्या जेडीयू में कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति उपेंद्र कुशवाहा को नहीं दिखता जो नीतीश की विरासत का मतलब लोगों की नज़र में वारिस हो, जो वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं नीतीश की सियासी विरासत पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं व्यक्तिगत रूप से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन अब पार्टी स्तर पर वो बात कर रहे हैं, इतने सुलझे हुए नेता होने के बावजूद वो अगर ये कह रहे हैं कि विरासत संभालने के लिए हम आगे आएंगे या एक बड़ा तबका हमको बोल रहा है, तो पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक पार्टी में नीति, नियत और नेतृत्व जी ये सर्वोपरि होती है। और हमारे नेता आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने ये सारी चीज़ों को स्थापित कर दिया है और बिहार में क्या इन्होंने किया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज इनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर के लोग विरासत की बात कर रहे हैं, लेकिन हंसपद बात यह है कि हमारे पार्टी ने स्पष्ट तौर पर अपना नीति, नियत और नेतृत्व को खड़ा कर दिया है। और रही बात, अभी लोग कह रहे हैं कि संन्यास ले, कब घोषणा किए हैं नीतीश कुमार जी कि मैं राजनीति से संन्यास ले लिया हूं? सत्ता से भले उन्होंने संन्यास लिया। अरे भाई, उन्होंने अपना पद से त्याग दिया, जिम्मेवारी सौंपी है, और जो 7 निश्चय संकल्प पार्ट 3 है उस पर काम करने का अवसर दिया गया है, जो जनता से इन्होंने वादे किए हैं, जो निश्चय संकल्प लिए हैं। और हमारे पार्टी ने तो नीति, नियत और नेतृत्व है वो तय कर दिया। हमारी नीति है जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने तय कर रखा है। हमारे नियत भी स्पष्ट हैं और नेता भी स्पष्ट हैं। आगे आने वाले दिन में जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व पूरी तरह से करने के लिए निशांत कुमार जी तैयार हैं। आप देखिए, 104 दिन का मंत्रालय में जो स्वास्थ्य मंत्रालय इन्होंने अपने जिम्मेवारी में जब नेतृत्व संभाला, तो 104 दिनों में इन्होंने क्या किया है। अभी देखिए कि एक 500 परफॉर्मेंस पर हमें कोई संदेह नहीं है, हम उस पर कोई आज सवाल भी खड़े नहीं कर रहे हैं। हम बस ये जानना चाह रहे हैं ना कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा आपके साथ होते हुए वो सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि शायद उनके इसी आदत के कारण नीतीश कुमार ने उन्हें 2 बार बाहर का रास्ता दिखाया। अपनी पार्टी बनाकर वो राजनीति कर रहे हैं, बिहार में इस स्थिति में आ गए हैं और कभी जेडीयू को संभालने वाली स्थिति में थे वो। देखिए, उनका अपना व्यक्तिगत ये विचार है, वो अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, यह स्वभाव है उनका, नीतीश कुमार जानते हो, नेचर है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कह देता हूं कि जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व करने वाला भविष्य जो है वो केवल और केवल निशांत कुमार जी। चलिए ठीक है, हम फजल जी से भी समझ लेते हैं आखिर किस बड़ी आबादी की किस बात को लेकर वो नीतीश के सियासी विरासत में अपनी हिस्सेदारी, अपनी दावेदारी जता रहे हैं। क्या उन्होंने कुछ इस पर स्पष्ट किया है? क्योंकि पार्टियों की जब बैठकें होती है तो बंद कमरे में भी बहुत सी बातें होती है, कुछ मीडिया को सुनाने के लिए और कुछ कार्यकर्ताओं को बताने के लिए अलग अलग बातें होती है। फजल जी, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे आप? दीपक जी, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि नीतीश जी ने उन्हें निकाला नहीं। आपने कहा कि उन्हें 2 बार निकाला गया। माफ करेंगे, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने 2 बार पार्टी छोड़ी, जदयू छोड़ा, उन्होंने पार्टी को नहीं निकाला, पहली बात। दूसरी बात, आपने इंट्रो में जो अपनी बात कही ऐरा गैरा नक्शो खैरा, मुझे भी इस पर आपत्ति है। नहीं, थोड़ा ठीक होना चाहिए। तीसरी बात, आप उस पे नहीं जाइए, आप उस पर जाइए ना। कोई भी 30 मार खा हो, अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो, कोई भी तुर्नम खा हो, इन शब्दों का भी मैंने उपयोग किया है।
मतलब तो ये मुझे भी इच्छा है कि नीतीश कुमार का हाथ मेरे सर पे हो, मैं भी सीएम बनने की संभावना तलाश लूं। मैं ऐरा गैरा नत्थू खैरा हूं जो इस तरह की संभावना तलाश रहा हूं नीतीश कुमार के नाम पर। तो ऐसे कोई तुर्रम खां भी है ना, तो उस पर आप फोकस कीजिए, आप नकारात्मक शब्दों पर पड़े हुए हैं। पे फोकस कर रहा हूँ दीपक जी। जी। लेकिन क्योंकि शब्दों की बाजीगरी मुझे भी जी 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 आप कर रहे हैं। 10 की तैयारी करके मैं निकल चुका हूँ, मैं भी उसी शब्दों का बाजी कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताइए। कृपया, हाँ, अब रही बात आपकी कि विरासत का मतलब आप लोगों ने बहुत कंफाइन कर दिया, बहुत छोटा कर दिया है। विरासत का मतलब सिर्फ कुर्सी पाना नहीं होता कि हम उसकी कुर्सी की दावेदारी कर रहे हैं। बिहार में जिस सामाजिक न्याय की धारा, माफ कर मुझे, मैं जो कह रहा हूँ कि बिहार में सामाजिक न्याय की धारा धीरे धीरे कुंद पड़ती जा रही है, उस विरासत की बात कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय की धारा उसके नजर है हमारी। हम उस सामाजिक न्याय की धारा को और कैसे मजबूत करें बिहार में। नीतीश कुमार जी ने जिस सामाजिक न्याय की धारा बिहार में 20 सालों तक मजबूत किया है, माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में सारे सामाजिक न्याय बहुत मजबूत, वो धारा बहुत मजबूती से प्रवाहित रही। लेकिन धीरे धीरे देख रहे हैं सामाजिक न्याय की धारा धीरे धीरे थोड़ा कुंद पड़ती आई, थोड़ी मध्यम और बढ़ती जा रही। उस सामाजिक न्याय की धारा की बात माननीय कर रहे हैं। कुर्सी पाने की क्या हम तो नहीं कुर्सी पे बैठते हैं, वो विरासत नहीं है। विरासत ये है कि जिस सामाजिक न्याय की धारा की बात हम लोग करते रहे, और ये आज पहली बार नहीं है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने नीतीश कुमार जी की सामाजिक न्याय धारा की। चलिए, बहुत अच्छी तरह से आपने बातें रखी है अपनी, लेकिन एक चीज और भी हम जानना चाहेंगे, आखिर सामाजिक न्याय की जिस धार की आप बात कर रहे हैं, जिस धारा की बात कर रहे हैं, उसके कुंद होने की वजह भी थोड़ा अगर स्पष्ट करते तो अच्छा होता है। क्योंकि देखिए, आप बिहार की जो परिस्थितियां हैं उसमें आप देख सकते हैं कि बिहार की परिस्थितियों में बहुत कई बातें ऐसी हैं जो हम तमाम लोग देख रहे हैं कि जिस सामाजिक न्याय की जो हम तमाम लोग लेके चल रहे थे, मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी उससे पहले जब तक कहा जा सकता है कि लालू जी ने भी धारा को थोड़ा उन्होंने केंद्र दबे कुचले लोगों को हाशिए जो पड़े हुए थे उसको केंद्र में लाया। उसके बाद में उनके बहुत सारे आरोप लगे जिसकी वजह से वो सामाजिक न्याय की धारा को आगे नहीं बढ़ा सके। और बाद में नीतीश कुमार जी ने उस सामाजिक न्याय की धारा जिसमें दबे कुचले मजबूत लोग होते हैं उनको इज्जत दी, प्रतिष्ठा दी, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, वंचितों को उस सामाजिक न्याय की धारा की बात करती तो धीरे धीरे ये थोड़ी एक कमजोर पड़ती जा रही है। क्यों कमजोर, क्यों थोड़ा स्पष्ट कर दे तो हम आगे बढ़ें। कमजोर तो ये है कि जो सामाजिक स्थिति है हम तमाम लोगों की, सामाजिक स्थिति में आज सारे लोग बिहार के बहुत बड़ा तबका जो है वो हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा की तरफ देखता है, क्योंकि उस सामाजिक न्याय की लड़ाई लगातार हम लोग लड़ते रहे सड़क पर। चलिए, अभी आप कह रहे थे कि शब्दों का बेहतर उपयोग करने की समझ आप में भी है, लेकिन हम 3 बार पूछ चुके हैं कि आखिर जिस सामाजिक न्याय की धारा के कुंद होने का आप उल्लेख कर रहे हैं उसे क्यों कुंद मान रहे हैं आप? 4 महीने भी नहीं हुए हैं नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़े हुए, 4 महीने में वो सामाजिक न्याय की धारा कुंद हो गई तो फिर जिम्मेदारी सम्राट चौधरी की बनती है। अगर आप ये इशारा कर रहे हैं कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे उस समय सामाजिक न्याय की धारा कुंद हुई थी, तो उस पर भी हम स्पष्ट कर लेते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं लोग, उन पर हम प्रतिक्रिया जरूर ले लेंगे, अगर आप स्पष्ट कर दें जल्दी से तो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 4 महीने में नहीं, लेकिन जो स्थितियां हैं जो सामने नजर आ रही, आप सामाजिक बिहार की जो सामाजिक, ठीक है, आप जो देख पा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जो देख पा रहे हैं, उसके आधार पर क्या जनता ये देख पा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा ही नीतीश की विरासत के असली वारिस होने के हकदार हैं? प्रमोद जी, एक बड़ी आबादी है नीतीश कुमार के साथ, किसी भी परिस्थिति में खड़ी रहती है, उसका प्रभाव आरजेडी ने देखा है। जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, या कह लीजिए आरजेडी जब नीतीश कुमार के साथ थे, तो वो समीकरण ऐसा सेट हुआ कि बिहार की सियासत में उस गठबंधन ने रिकॉर्ड तोड़ वोट हासिल किए और रिकॉर्ड तोड़ सीटें हासिल की। तो कोई भी ये चाहता है कि नीतीश कुमार का वो सियासी विरासत का वारिस बन जाए ताकि वो आशातीत परिणाम उसके पक्ष में हो। क्या कहेंगे आप? प्रमोद सिन्हा दावेदार, उपेंद्र कुशवाहा दावेदार बनकर आए हैं, किस तरह से देखें इसे? दीपक जी, अभी सबसे पहले आरएलएम के प्रवक्ता ने एक बात जो कहने का काम किया, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने
सामाजिक न्याय को जन जन तक पहुंचाने का काम किया और समाज के अंतिम पंक्ति पे खड़े लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया। एक 1990 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो बिहार में एक सामाजिक परिवर्तन करने का उन्होंने काम किया और उसी सामाजिक परिवर्तन को या सामाजिक न्याय की धारा को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आर्थिक न्याय में उसको परिणत करने का काम किया। जब उन 17 माह का जो उनका कार्यकाल था और कैसे तेजी से जो है नौकरी देने का काम उन्होंने किया, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। वो भी विरासत के दावेदार बन रहे थे, चाचा बना लिया था उन्होंने नीतीश कुमार को और खुद भतीजा बन गए थे, बड़े प्यार से बातें हो रही थी। ये हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो संबंध रहा है, एक समाजवाद के पृष्ठभूमि से ये दोनों निकल करके आए और एक बड़े भाई और छोटे भाई का संबंध रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो, एक अपनापन रिश्ता जो होता है, अगर आप व्यक्तिगत जीवन में आप तो व्यक्तिगत जीवन के बात को तो वहां पर कहा ही जा सकता है कि वो हमारे जब बड़े भाई और छोटे भाई का एक अगर संबंध बनता है तो वहां पर तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उनको अगर चाचा कहते थे या कहते हैं तो उसमें तो कहीं कोई ये दिक्कत नहीं है। बात यहाँ विचारधारा की है और विचारधारा को आगे ले जाने की जो बात हो रही है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैं उपेंद्र कुशवाहा जी का ही बात कर लेता हूँ। अभी 6 महीना पहले जब बिहार में चुनाव हुआ और चुनाव के उपरांत जब जो है विरासत को आगे बढ़ाने की जो बात हुई थी, जीवन पर्यंत हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को कोसने का काम करते थे, परिवारवाद पर घेरने का काम करते थे। और देखिए, सबसे पहली बात उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को, जो कोई सदन के वो सदस्य नहीं थे, उनको उन्होंने जो है मंत्री बनवाने का काम किया और उसके लिए वो काफी जो है मशक्कत भी उनको करना पड़ा था, ये आपको भी पता है। और आप देखिए, जब उनके विधायक ने ये सवाल उठाने का काम किया कि आखिर उनके बेटे ही क्यों, तब उन्होंने कहा था जब खाते समय मक्खियां भिन भिनाती हैं तो बाएं हाथ से मक्खियां को हटाते रहिए और दाएं हाथ से खाते रहिए। और जब पत्रकारों ने जब उनसे सवाल कर दिया कि आप अपने बेटा को जो है ये दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखिए, बेटा पर हमको भरोसा है क्योंकि वो अपना है। तो इस प्रकार के सोच रखने वाले व्यक्ति से बिहार का तो जन कल्याण होना नहीं है। और जिस विरासत की बात कर रहे हैं आदरणीय जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में जो उन्होंने उल्लेख करने का काम किया, नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली बिहार की राजनीति से। तो फुर्सत ले ली या लोगों ने उनको फुर्सत में जो है उनको जिस प्रकार से उनके चेहरे पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा गया और उनके चेहरे पर जो है वोट लेने के बाद उनको जो है जिस प्रकार से अचानक से जो है भारतीय जनता पार्टी का जो कृत्य सामने आया, उनको बिहार की राजनीति से अलग करके राज्यसभा भेजने का काम किया गया। तो यही तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये लोग जो है नीतीश कुमार जी को जो है किनारे लगाने का काम कर रहे हैं। विरासत क्या मान रहे हैं? नीतीश कुमार की विरासत किसे मान रहे हैं? एक सेकेंड, अब देखिए, नीतीश कुमार जी ने चाहे महागठबंधन की पहली जो सरकार थी उसमें 2-3 महत्वपूर्ण जो है जो फैसले लेने का काम किया था, उसमें एक शराबबंदी भी था। शराबबंदी के साथ साथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप नीति, कई सारे जो महागठबंधन में थे, हमारे नेता वहां पे डिप्टी सीएम थे। तो अब देखिए कि क्या हो रहा है, एक समीक्षा की बात जो है इनके घटक दल जो है एनडीए में जो घटक दल हैं वो लगातार कर रहे हैं। इनके भी विधायक गए थे सम्राट चौधरी से मिलकर के बात को रखने के लिए, शराबबंदी की समीक्षा के लिए। जीतन राम मांझी भी, मतलब सिर्फ इनको किनारे नहीं लगाया गया है, इन्होंने जो फैसले लिए थे उसको भी कुंद करने का प्रयास किया जा रहा है। आज ही आया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 4 लाख रुपया, उनके फैसलों का, उनकी विरासत, उनके फैसलों से जो बदली है बिहार की फिजा, वो भी उनकी विरासत में ही देखा जाएगा। लेकिन उस बदलाव का कोई दावेदार नीतीश कुमार के अलावा कैसे हो सकता है? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार जी ने भी वही काम किया जो मैंने अभी जिक्र किया। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार के तमाम सदस्यों पर किस प्रकार से, चाहे वो सार्वजनिक मंच हो चाहे मीडिया का मंच हो, हमेशा जो है परिवारवाद का आरोप लगाने का काम करते थे। लेकिन जब वो अपना विरासत छोड़ रहे थे, जब वो इनको किनारे लगा करके राज्यसभा भेजा गया, तो आपने देखा कैसे अपने पुत्र को आगे बढ़ाने का काम किए। तो समाजवाद का अगर कोई व्यक्ति अगर चोला ओढ़ लेता है और फिर जब दूसरे पर आप आरोप लगाने का काम करते हैं, आक्षेप करने का काम करते हैं, लगातार निरंतर उस पर जो है वो प्रलाप करने का काम करते हैं, और अंत में आपने भी वही काम किया।
तो ये सवाल तो ये है ना कि आप जिस चोला को ओढ़ करके और जो है बाकी चीजों पर बात करने का काम कर रहे हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों चाहे नीतीश कुमार जी हों, दोनों ने अपने बेटे को तो आगे बढ़ाने का काम किया, और दोनों ने किस रूप में आगे बढ़ाने का काम किया ये भी बिहार की जनता जानती है। तो देखिए सबसे बड़ा बात क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी जिस गठबंधन के साथ रहती है उस पार्टी को भी तोड़ती है और उसके परिवार को भी तोड़ने का काम करती है। पूरा देश इसका उदाहरण है। नीतीश कुमार जी को कैसे फिनिश किया गया ये बतलाने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक उनको है, यहाँ से लेकर के दिल्ली भेज दिया गया। अब इसे उनके आप कह रहे हैं तमाम नीतीश कुमार को फैसलों फिनिश भी कर दिया गया है, कोई गया। दूसरी ओर उनकी विरासत के लिए दावेदारी कर रहा है, तो हम कैसे माने कि नीतीश कुमार को कोई फिनिश कर चुका है या कोई कैसे नीतीश कुमार को फिनिश कर सकता है? इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं नीतीश की सियासी विरासत पर। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने दावेदारी की है, तो ऐसे में हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर नीतीश की सियासी विरासत में किस हिस्से पर उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी है, क्योंकि जेडीयू का साफ कहना है कि उनकी पार्टी में नेता कौन होगा, किसके नेतृत्व में पार्टी आगे काम करेगी, वो स्पष्ट है संगठन के लिए भी, लोगों के लिए भी, कि वो निशांत के अलावा दूसरे कोई और हैं नहीं। लेकिन फिर भी आरएलएम के प्रमुख का दावा किस आधार पर? हमारे साथ फजल जी जुड़े हुए हैं, एक बार फिर उनका रुख करेंगे। सामाजिक न्याय की धार कुंद हो रही है और उस धार को मजबूत करने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा अपनी जिम्मेदारी के तौर पर देख रहे हैं और इसलिए नीतीश कुमार की विरासत पर दावा कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है, क्या उस पर उपेंद्र कुशवाहा की नज़र नहीं है? ये सवाल नहीं उठेगा फजल जी? फजल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, तकनीकी कारणों से नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा उनके पास पहुंचेंगे। हम रमाकांत जी से समझ लेते हैं। रमाकांत जी, नीतीश कुमार कह सकते हैं कि आप सियासत में जो भी सोच सकते हैं कि आपके लिए भविष्य में बेहतर संभावनाएं हो, वो नीतीश कुमार के नाम के साथ जुड़ा आता है बाय डिफ़ॉल्ट। नीतीश कुमार का वो कद है बिहार की राजनीति में। ऐसे में निशांत का नाम सामने है। अभी कृष्णा जी कह रहे थे कि जेडीयू में एक से एक लोग हैं। आप भी इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि अगर कोई जेडीयू की नीतीश कुमार की सियासी विरासत का दावेदार होता है तो वो जेडीयू से बाहर का नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा पहले उस जगह पर रह चुके हैं जहां से वो दावेदारी की संभावना तलाश रहे हैं, लेकिन क्या इतना पर्याप्त है या फिर क्या उन्हें नज़र आ रहा है नीतीश कुमार के नाम में, जो अब एक बार फिर वो साथ आने को तैयार हैं? अभी फजल जी ने कहा कि उन्हें बाहर नहीं किया गया था, वो खुद छोड़ कर गए थे। तो जब छोड़ कर गए थे तो फिर वापस किस आधार पर दावा और किस चीज़ पर दावा? दरअसल वो उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना यह नहीं है कि वो जदयू में आकर के उस विरासत को संभालेंगे। दरअसल वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये सवाल कुछ माह पहले था कि अगर नीतीश कुमार जी राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और कोई दूसरा चेहरा सामने नहीं आता है, तब एक विकल्प था कि आखिर ये जनाधार किधर जाएगा। लेकिन अब तो विकल्प सामने है, निशांत कुमार जी को सामने ला दिया गया है। नीतीश कुमार जी अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं और फिर किस आधार की बात कर रहे हैं कि जमात उन्हें उस वोट के लिए बार बार कह रहा है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार जी जिस विकास की विरासत को संभालने जा रहे हैं या जिस संभालते हैं, वो तो अभी भी यथावत वहीं का वहीं है और अभी जदयू में ऐसी कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करें तो अपने भाषणों में लगातार नीतीश जी का कई बार नाम लिया और बार बार उनके कह सकते हैं कि मैं राजनीति से संन्यास लेने की बात भी कही। तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि वो वोट जो है अगर शिफ्ट करेगा तो उसके लिए हम अपनी दावेदारी कर दें, यानी कि एक बहस वो छेड़ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म भी कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भाषण के दौरान, धन्यवाद ज्ञापन के दौरान नीतीश जी के नाम के साथ अपनी दावेदारी वो पेश नहीं करते। ये भी मानकर चलें कि जेडीयू के उन अति महत्वाकांक्षी नेताओं को इशारा भी कर रहे हैं कि अगर मैं दावेदारी कर सकता हूं तो आप भी दावेदार हो सकते हैं, आप भी अपनी जगह तलाशिए। उपेंद्र कुशवाहा जी इतने कह सकते हैं कि वो कह सकते हैं कि इतने
उदार नहीं है कि वो किसी दूसरे को आमंत्रण दे। उन्हें एक हक होता है, कई बार चूंकि दोस्ताना रहा है नीतीश कुमार जी उपेंद्र कुशवाहा में, तो ये हक है कि उनकी विरासत को वो संभाल लें। वो लेकिन उसकी विरासत को कोई और संभाल ले, ये उपेंद्र कुशवाहा जी के दिल में कबूल कभी नहीं होगा। निशांत कुमार संभाल ले, उन्हें पच जाएगा, लेकिन किसी दूसरे के बारे में तो वो कह नहीं सकते हैं। उन्हें लगता है कि निशांत जी उनके पुत्र हैं इसलिए करीब हैं, लेकिन हम उनके साथी हैं और उसके करीब हैं, तो शायद ये होता है ना कि एक बार हिचक टूट जाए तो फिर चार लोग और वो बात बोल सकते हैं, इस तरह की कुछ संभावना है। क्योंकि निशांत उतने प्रभावशाली सांगठनिक तौर पर या सामाजिक तौर पर या सियासी तौर पर अभी नजर नहीं आया है। समय के साथ क्या सुधार हो सकता है ये कोई नहीं कह सकता, काफी संभावनाएं हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है, जिस स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे हैं, तो कह सकते हैं एक फ्लडगेट खोलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जेडीयू में भी थोड़ी सुगबुगाहट हो, ताकि उनके लिए भी एक अवसर बने। मैंने दीपक जी तो कहा है कि ये बहस इसलिए छिड़ रहे हैं कि इस पर बातें हों और बातें खुल करके जनता के बीच में जाए, और वहाँ कुछ डिसीजन अगर उनके पक्ष में आता है तब वो उसका स्वागत करेंगे। और इसलिए वो बार बार नीतीश जी का नाम लेकर के ही विरासत संभालने की बात कर रहे हैं, न कि अपना नाम को आगे करके। और वो किसी जमात की बात कर रहे हैं। वो जमात निश्चित रूप से उनका इशारा कहीं न कहीं लवकुश की ओर है कि अगर ये लवकुश का वोट अगर हमको समर्थन करता है तो नीतीश जी की स्थिति को हम भी पा सकते हैं। और ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं कि शायद अगर जदयू में भी इस तरह की बातें और नेता उठाएं, उसका फायदा उनको मिले, क्योंकि वो सबसे करीबी। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जवाब कृष्णा जी से लेते हैं कि अगर नीतीश कुमार ने अपनी सियासी विरासत का वारिस सम्राट चौधरी के तौर पर चुना है, तो इस बात को लेकर भी थोड़ी कहीं ना कहीं नाराजगी तो जेडीयू के उन तमाम नेताओं में होगी ना, जिनको विरोधी कहते थे ये नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के सदस्य हैं, ये नीतीश कुमार के भूंजा पार्टी के सब सहयोगी हैं, तो उन लोगों को थोड़ी कसक होगी। तो शायद उपेंद्र कुशवाहा उस चिंगारी को हवा दे रहे हैं अपने इस बयान से। कृष्णा जी, बगावती तेवर जेडीयू में आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा के हवा देने से दिख सकता है? कोई बगावती तेवर हमारी पार्टी में नहीं है। हमारी पार्टी का नीति, नियत और नेतृत्व तय है, इसीलिए कहीं से कोई बगावती तेवर दिखना नहीं है। सारे लोगों ने, एक का कार्यकर्ता और बड़े पदाधिकारी जो शीर्ष नेतृत्व करता है नीतीश कुमार जी के साथ में, वो सारे लोगों ने ये तय कर रखा है कि पार्टी के भविष्य और बिहार के भविष्य आने वाले समय में। अब पार्टी का कहां भविष्य? अब तो भविष्य बीजेपी के हाथ में नीतीश कुमार ने कैसे कह दें? कैसे? हमारा वो एक घटक दल है, एनडीए परिवार का एक घटक दल है, बड़ी पार्टी है हमारे साथ, उनका भी एक जगह बनता था। तो हमारे पार्टी के नेता के नाम पर नीतीश कुमार इतने बड़े दानवीर हो सकते हैं कि वो सीएम की कुर्सी दान में दे सकते हैं, लेकिन दूसरे से उसी तरह की उम्मीद करना आज के समय में थोड़ी बेईमानी सी लगती है। नहीं, कोई बेईमानी सी नहीं लगती है। आप ये उम्मीद करें कि वो सीएम की कुर्सी फिर से निशांत को मिल जाए या जेडीयू के किसी नेता को की लोकप्रियता है और बिहार की जनता लगातार उनसे मिलने आ रही है। आपके पार्टी के नेताओं के काम नहीं आई आपके नेता की लोकप्रियता? हमारे नेता से आग्रह किया जा रहा है कि बिहार का आप भ्रमण करिए, और बिहार के भ्रमण पे हमारे नेता फिर निकलेंगे, वहां देखेंगे कि क्या हम जो किए हैं और जो 7 निश्चय संकल्प है वो धरातल पर उतर रही है या उसमें कोई व्यवधान है। तो ऐसा थोड़ी है कि आप देखेंगे और संतुष्ट नहीं होंगे तो सीएम को हटा देंगे कि हटिए आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, हम हटेंगे नहीं, लेकिन जो इनका मार्गदर्शन है जो प्राप्त कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, तो उन पर जरूर उन पर विचार किया जाएगा। उनको काम जो सौंपा जाएगा। विचार की बात तो कम से कम आई है। रमाकांत जी जो इशारा कर रहे हैं, इधर थोड़ा विचार की बात आई है। थोड़ी कसक तो तेजस्वी को भी रही होगी कि चचा साथ होते तो हम क्या करामात करते हैं, उनकी सियासी विरासत में थोड़ी सी हिस्सेदारी ही मिल जाती तो ये दुर्गति नहीं होती पार्टी की जो आज स्थिति है संख्या बल के आधार पर। प्रमोद जी, नहीं, जो आपने कहा कि ये दुर्गति नहीं होती, देखिए मशीनरी मैनेजमेंट के बल पर और सत्ता के हनक और जिस प्रकार से एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग को आगे करके बहुत सारे सवाल थे जिसके कारण इन लोगों सीएम तो नीतीश कुमार थे ना, आप नीतीश कुमार को ही आरोप मढ़ रहे हैं उन पे। नहीं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं ना, जो बिहार में जो चुनाव हुआ, कैसे चुनाव हुआ, किस प्रकार से चुनाव हुआ, 10,000 रुपया 1,56,00,000 के खातों में दिया गया। उस रिकॉर्ड का भी उल्लेख कर रहे हैं ना, जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे और रिकॉर्ड तोड़ संख्या बल आपने पाया था। अरे उस समय भी तो मैं ये 2025 का मैं उदाहरण दे रहा हूं ना कि सारे
जो हथकंडे इन लोगों ने अगर नहीं अपनाए होते, जीतन राम मांझी का जो एक बयान आया कि नीतीश कुमार के साथ की आवश्यकता, हम नीतीश देखिए, कुमार प्रमोद जी, हम नहीं, नीतीश कुमार की विरासत क्या है सियासी, हम बस ये समझने के लिए आपसे ये सवाल कर रहे हैं ना कि आपके साथ होते तो इतनी बड़ी संख्या बल आपने प्राप्त की थी कि रिकॉर्ड देखिए अभी भी है वो। अब आप सुन लीजिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एक ही लक्ष्य और एक ही संकल्प था कि बिहार के लोगों को उनका हक और अधिकार कैसे दिलाया जाए। जब 2020 के चुनाव में 4.5 लाख पद बिहार में रिक्त पड़ा हुआ था, वैकेंसी निकाली नहीं जा रही थी, ये लोग जो भी निकाल रहे थे नियोजन या संविदा के आधार पर निकालने का काम कर रहे थे। नीतीश कुमार की विरासत है ना, तब तेजस्वी, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, पूरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। बात हम समझने का मैं प्रयास कर रहे हैं, हम नहीं समझ नहीं पा रहे हैं। आप अपनी पार्टी के नेता के आप बड़ाई कर रहे हैं, यहाँ बखान करने के लिए जरूरी नहीं है, हम वो समझ रहे हैं। नीतीश कुमार ने मंच से कहा था कि अगर कोई काम हो रहा है तो वो सरकार का क्रेडिट है, सीएम का क्रेडिट है, आप उसमें जबरदस्ती क्रेडिट सेंध मारी, यही तो है कि नीतीश कुमार की सियासी विरासत में आप नहीं कहा था कि अब तेजस्वी जी ही आगे सब कुछ करेंगे? क्या नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा था? वही हम समझ रहे हैं, सवाल मैं वही समझाना चाह रहा हूं ना, आप बीच में बोल रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हम कर लेंगे, वही समझाना चाह रहा हूं ना कि जब देखिए उनको फिर से पुनः 9 अगस्त 2022 को जब नीतीश कुमार जी के साथ जो है मौका मिला सरकार में आने का, उसके बाद देखिए कितना द्रुत गति से जो उनका कमिटमेंट था हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, उस कमिटमेंट को कितना तेजी से फुलफिल करने का काम किया। अगर किसी अगर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार की जनता के सामने, ठीक है प्रमोद जी, एक चीज बताइए, एक सेकंड कृष्णा जी, 10 लाख कृष्णा जी एक सेकंड देने का काम करें। कृष्णा जी एक सेकंड, नहीं कृष्णा जी हमेशा गए हैं, एक सेकंड, संकल्प के तक पूरा काम नहीं आपकी बात हम समझ पा कर रहे हैं। लीजिए ना, अभी निश्चय संकल्प आपका हो रहा है, प्रमोद जी, सहयोगी क्या कर रहे हैं? देखिए इसमें लड़ने वाली क्या बात है, के विचार लड़ने वाली कोई बात जा रहा है। प्रमोद देख लीजिए ना क्या हालत बिहार में बना दिया गया। प्रमोद जी ये बताइए ना, एक सेकंड पहला एकमात्र नेता कृष्णा जी, जो निश्चय संकल्प के साथ जनता, ठीक है, अरे भाई जी, एक क्यों सेकंड नहीं 2020 के पहले 2022 के पहले क्यों नहीं सरकारी नौकरी देने का काम कर रहे थे? क्यों बीपीएससी के माध्यम से नहीं देने का काम कर रहे थे? आपकी ही बात को आपके सामने रख रहे हैं। आप ही ने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि अब जो करेगा तेजस्वी करेगा, सही है? नीतीश कुमार ने ऐसा कहा था तेजस्वी के लिए कि अब जो करेगा तेजस्वी करेगा, कहे थे, पब्लिक डोमेन में है ना, उसको तेजस्वी कौन सकता के है? लिए नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि कोई मंत्री क्रेडिट ना ले, जो क्रेडिट है सरकार का है, सीएम का है, यह भी नीतीश कुमार ने कहा था, याद होगा आपको। और अब तेजस्वी नीतीश कुमार के या गठबंधन सरकार के कामकाज में क्रेडिट ले रहे थे, इसलिए नीतीश कुमार की सियासी विरासत से हाथ धोना पड़ा, उन्हें हाथ धोना पड़ा। यही वजह है क्या? नहीं सुन लीजिए, ये वजह है राजभवन से तेजस्वी देकर के बारिश होते होते रह गए। नीतीश कुमार जी ने मीडिया के सामने क्या कहा? मेरा मन नहीं लग रहा था। तो वहां मन लगाने के लिए सरकार में व्यक्ति जब होता है तो वो काम करने के लिए होता है, मन लगाने के लिए नहीं होता। चलिए, बड़ी दिलचस्प स्थिति है, देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या क्या होता है। हाँ जान लीजिए, ठीक है, 20 सालों में देखिए बिहार को गर्द में आप लोगों ने लड़ने वाली कोई बात नहीं है, गर्द में पहुंचाने का काम किया, अंतिम पंक्ति पे बिहार को खड़ा करने का काम किया, और आज जिनके हाथों में आपने देने का काम किया है, अपराध में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, बिहार को बनाने का काम किया। जंगल राज ला रहा, ठीक है कृष्णा जी, अरे भाई, बात आ गई, नहीं बात आ गई, बात आ गई, महाजंगल राज आ गया आपके देखते। एक सेकंड रुक जाइए, कहाँ है प्रमोद जी, नेपथ्य में है। एक सेकंड कृष्णा जी, रमाकांत जी, चलते चलते जल्दी से, सियासी वारिस होते होते तेजस्वी यादव रह गए, जिस तरह की बातें सामने आ रही है। ऐसी स्थिति तो आई, लेकिन वो उसके कारण में भी वो खुद निहित है। उन्होंने कहा था नीतीश कुमार जी ने कि आप इतने दिनों के अंदर इन बातों का खुलासा कर दीजिए, बिंदुवार जवाब दे दीजिए, सरकार नहीं जाती। मामले अलग आए थे, जी जी वो जी जी पिछले परिप्रेक्ष्य की बातें हैं। हाँ, ये दोबारा के ये क्रेडिट है, नीतीश कुमार अगर क्रेडिट देते, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहती है, उस चलते हम लोगों के नहीं तो आज देखिए ना, आज नीतीश कुमार उसी भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व करने के लिए चुनकर रखे हुए हैं। नौकरी देने का काम हमारे नेता ने किया। चलिए, विरासत नीतीश कुमार की बहुत मजबूत है, कोई उसमें सेंधमारी कर दे ये संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार का हाथ जिसके सर पे होगा, सत्ता का सिरमौर भी वही होगा। और ये कौन नहीं चाहता कि सत्ता के शीर्ष पर उसकी मौजूदगी हो और सीढ़ी
नीतीश कुमार लगाएं। फिलहाल तो उपेंद्र कुशवाहा ऐसा चाह रहे हैं, ऐसी इच्छा रख रहे हैं। इच्छा रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो इच्छा पूरी होगी या नहीं, ये सवाल खड़ा रहेगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद फजल इमाम जी, कृष्णा पटेल जी, प्रमोद सिन्हा जी, रमाकांत चंदन जी अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।